हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसे कि कल हमने बात करी थी कि रीट 2022 के इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड लेवल 2 में हम नियमित रूप से टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। तो आज हम उसी क्रम में अपने निर्धारित समय पे बात करने जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट यूनिट जो हमारी थी अनसीन प्रोज पैसेज। तो अनसीन प्रोज पैसेज में जो टॉपिक्स पर बात होगी उसमें सबसे पहले है लिंकिंग डिवाइसेस। कल हमने बात करी थी कि लिंकिंग डिवाइसेज जो है इसको हिंदी में संयोजक शब्द कहा जाता है। योजक मतलब जोड़ने वाला, संयोजक योजक से ही संयोजक बना है। संयोजक शब्द जिसको लिंकिंग डिवाइस कहते हैं। ऐसे डिवाइस मतलब ऐसे वर्ड्स जो किसका काम करते हैं, लिंक का। लिंक का मतलब होता है कनेक्ट करना। लिंक मतलब कनेक्ट करना, मतलब जोड़ना। ऐसे शब्द जो जोड़ने का काम करते हैं। किसको? जिनको जोड़ते हैं वो क्या हो सकते हैं? वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेज हो सकते हैं। देखो वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स सभी जानते हैं। 2 और मोर लेटर्स कॉल्ड वर्ड। 2 या 2 से अधिक लेटर से मिलकर जो बनता है वो शब्द कहलाता है। और फ्रेज क्या होता है? 2 और मोर वर्ड्स जो अपना मीनिंग अनकम्प्लीट रखता है। 2 या 2 से अधिक ऐसे शब्द जिसका अर्थ पूरा नहीं होता वो क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। तो देखो ये जो वर्ड्स हैं लिंकिंग डिवाइसेस, ये किसको जोड़ने का काम करते हैं? ये वर्ड्स को जोड़ते हैं, इसके अलावा फ्रेज को जोड़ते हैं, इसके अलावा कंप्लीट जो अपना मीनिंग रखता है उसको अपन कहते हैं सेंटेंस। तो जो लिंकिंग डिवाइसेस में जो वर्ड्स हैं वो किस किस को जोड़ते हैं? वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेज को जोड़ते हैं और सेंटेंस को जोड़ते हैं। यहाँ पर सेंटेंस के बारे में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बात बताना चाह रहा हूँ। सेंटेंस जो होते हैं वो कंप्लीट मीनिंग रखते हैं, परंतु सेंटेंस में एक थोड़ा डिफरेंट होता है। कुछ सेंटेंस होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र, मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और कुछ जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वो क्या होते हैं? अस्वतंत्र होते हैं, जिसको मतलब अपन कहते हैं डिपेंडेंट। अस्वतंत्र मतलब डिपेंडेंट, जो किसी दूसरे वाक्य पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। तो लिंकिंग डिवाइसेस जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसका हमें पहले पता होना चाहिए कि लिंकिंग डिवाइसेस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो लिंकिंग डिवाइसेस का यूज होता है वर्ड्स को कनेक्ट करने में, फ्रेजेस को कनेक्ट करने में, सेंटेंसेस को कनेक्ट करने में। अब लिंकिंग डिवाइसेस में कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ डिवाइसेस में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो केवल वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। और सेंटेंस में भी कुछ ऐसे होते हैं, कुछ लिंकिंग डिवाइसेस तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं और कुछ जो होते हैं उनको डिपेंडेंट क्लोजेज, डिपेंडेंट सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। तो आज हम लिंकिंग डिवाइसेस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अगर आपने पहले इसके बारे में पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो आप बिल्कुल जीरो से इसी तरीके से इसको सिखा रहा हूँ मैं आपको। लिंकिंग डिवाइसेस जो है ये आपको स्टार्टिंग है, शुरू में भाई पहले तो ये होते क्या है, ये लिंकिंग डिवाइसेस जो हैं ये इनको संयोजक शब्द कहते हैं। और संयोजक शब्द जो है ये वर्ड्स होते हैं, लिंक का काम करते हैं, मतलब कनेक्ट का काम करते हैं। ये कनेक्ट करते हैं किसको? वर्ड्स को, फ्रेज को, सेंटेंस को। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में। तो हम इसको समझेंगे लिंकिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। देखो इंग्लिश में मतलब अंग्रेजी में लिंकिंग डिवाइसेस या वर्ड्स, हम लिंकिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं, लिंकिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में लिंकिंग डिवाइस और वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में, हम जिस स्तर की परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसमें हमें अगर कोई लिंकिंग डिवाइस यूज़ करनी है तो सेंटेंस में ही करनी है, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इंग्लिश में लिंकिंग वर्ड्स या लिंकिंग डिवाइस वे वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में क्या बताते हैं, या तो रीजन मतलब कारण। कोई 2 उपवाक्य हैं, 2 वाक्य हैं, तो वो क्या है, किसी का कारण बता रहे हैं, या कंपैरिजन, या किसी 2 चीज़ों के बीच में तुलना कर रहे हैं, या फिर सपोजिशन, या फिर अनुमान लगा रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, जैसे अपन वो कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं। अनुमान या कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास, 2 वाक्य आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं। रिजल्ट या परिणाम,
ऐसे वाक्य जिसमें एक वाक्य और दूसरा उसका परिणाम बताता है। सपोज मतलब उद्देश्य। आदि का भाव ये जो है, देखो मैंने बताया आपको, रीजन, कंपैरिजन, सपोजिशन, कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट, इन सभी और पर्पज, इन सभी का जो भाव व्यक्त करने के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब ऐसे मीनिंग प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसे मीनिंग रीजन, कंपैरिजन, सपोजिशन, कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पज, इसी प्रकार के मीनिंग प्रोड्यूस करने के लिए, बताने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए जो शब्द काम में आते हैं वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? लिंकिंग डिवाइस या लिंकिंग वर्ड्स कहलाते हैं। अब देखो लिंकिंग डिवाइस या लिंकिंग वर्ड्स जो मैं आपसे कह रहा हूँ, इसी को एक और नाम से जानते हैं कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स इसका मतलब भी वही होता है संयोजक शब्द या जोड़ सूचक शब्द। इसी का एक और नाम है कंजक्शन। क्या नाम है? कंजक्शन। हम इसको कंजक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। और इसी का एक और नाम चलता है, वह है जॉइनिंग वर्ड्स। देखो क्या है, नए नए शब्द आते रहते हैं। तो लिंकिंग डिवाइस को हम कनेक्टिव्स कह सकते हैं, कंजक्शन कह सकते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। तो आप दोबारा से देखेंगे एक बार, लिंकिंग डिवाइसेज जो होती है वो क्या काम आती है? वो इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस में रीजन, कंपैरिजन, सपोजिशन, कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट या पर्पज आदि का भाव व्यक्त करने के लिए हम लिंकिंग डिवाइसेज का यूज़ करते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ अपने को सीखनी है कि अलग अलग इनका डिवाइडेशन किया हुआ है कि कौन से लिंकिंग डिवाइसेस कैसे वाक्यों को जोड़ेंगे, कौन से लिंकिंग डिवाइसेस कौन से वाक्य को जोड़ेंगे। तो हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। आप जब तक इन चीज़ों को नोट कर लो एक बार पहले। लिंकिंग डिवाइसेज जो है उसके मैंने आपको बताया कि दो टाइप्स होते हैं। लिंकिंग डिवाइसेस को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स या लिंकिंग डिवाइस जो है उसके दो टाइप्स हैं। फर्स्ट नंबर मैंने आपके लिए लिखा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखो दो होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग होता है, एक सबऑर्डिनेटिंग होता है। तो हम पहले बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मतलब कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है समान श्रेणी। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है? समान श्रेणी। और सबऑर्डिनेटिंग होता है वो आश्रित श्रेणी होता है। तो देखो पहले इसके बारे में बात करते हैं, इसको समझते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है ये कहाँ कहाँ काम करेंगे? इनका प्रयोग हमेशा दो समान श्रेणी के वर्ड्स, देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है इनका प्रयोग हमेशा दो समान श्रेणी के वर्ड्स, समझना आप बात को, दो समान श्रेणी के मतलब दो ऐसे शब्द होंगे जो दोनों शब्द क्या होंगे? दोनों सेम टाइप के होंगे। दो समान श्रेणी के शब्द या फ्रेजेज, मैंने बताया आपको शब्द समूह को फ्रेज कहते हैं। फ्रेजेज, क्लोज ये उपवाक्य होता है, इसका मीनिंग होता है पर पूर्ण नहीं होता है। एंड सेंटेंस और वाक्य। तो देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं इनका प्रयोग हमेशा दो समान श्रेणी के वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लोजेज एंड सेंटेंसेज, यहाँ भी एस लगा लो आप, सेंटेंसेज को जोड़ने के लिए किया जाता है। अर्थात समान कार्य करने वाले दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। दो उस वाक्य में जो दो शब्द आए हैं या वो जो दो वाक्य हैं उन दोनों में जो समान कार्य हैं उसके बीच में उनको जोड़ने के लिए, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, उनका अर्थ पूरा करने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को काम में लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, मतलब किन किन कंजक्शंस को, लिंकिंग वर्ड्स को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कर सकते हैं। तो हमारे पास है एंड। देखो इसके बारे में हम सब जानते हैं। एंड है बट, और, नोर, फॉर, यट, सो, एज वेल एज, आइदर और, नाइदर नोर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। देखो यहाँ से देखो ये जो ऊपर के जो हैं ये सब सिंगल सिंगल है, ये किसी भी सेंटेंस में आएंगे तो अपने आप में सिंगल आएंगे। यहाँ से देखो एज वेल एज ये साथ में आएगा, फिर आइदर और इसके बीच में डैश लगा के लिखा है और, मतलब आइदर अलग जगह आएगा, उसके बीच में कोई वाक्य आएगा, फिर और उसके बाद में आएगा। फिर ऐसे ही नाइदर नोर के साथ है, पहले नाइदर आएगा, फिर कोई वर्ड आएगा, फिर उसके बाद नोर आएगा। ऐसे ही बोथ एंड के साथ है, ऐसे ही नॉट ओनली बट आल्सो के साथ है। फिर देखो एक ओनली, ये ओनली भी एक कनेक्टिव होता है। देन, देयरफॉर, नो लेस देन, अदरवाइज, और इल्स, स्टिल, वाइल, नेवरदीलेस। ये जो है ये जितने भी कनेक्टिव्स मैंने यहाँ लिखे हैं ये सभी कनेक्टिव्स क्या कहलाते हैं?
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं, समान श्रेणी के वाक्य संयोजक शब्द कहलाते हैं। और ये हमेशा समान फंक्शन मतलब इक्वल रैंक या इक्वल फंक्शन वर्क करने वाले सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करते हैं और वे उनका अर्थ पूरा कर देते हैं। तो परीक्षा में क्या होता है, परीक्षा में जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं। कभी कभार ऐसा पूछा भी गया है कि जैसे मान लो ये ओनली है या और दी लेस है और इल्स है, तो बताओ ये कौन सा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग है सबऑर्डिनेटिंग है। तो हमें इस चीज़ का याद होना चाहिए। हम प्रत्येक को बिल्कुल सरल भाषा में सीखेंगे। एंड का यूज़ कहाँ होता है, बट का कहाँ होता है, और का कहाँ होता है, नोर का कहाँ होता है। तो आप इनको पहले समझ लें। भाई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब आप सीधे सीधे यूँ समझे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वे कंजक्शन होते हैं जो समान श्रेणी के या इक्वल रैंक के या इक्वल वर्क फंक्शन करने वाले ऐसे शब्द वाक्य जिनको आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। तो आप इनको नोट कर लें। ये जो मैंने लिखे हैं सभी क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसके बाद हम आगे ले रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आप इनको नोट करें। तो देखो अभी हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में, समान श्रेणी के संयोजक शब्द के बारे में। अब हम सेकंड नंबर पे बात कर रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब होता है कोई भी जो आश्रित वाक्य हैं, आश्रित श्रेणी के वाक्य, सबऑर्डिनेटिंग में क्या आ जाएगा, आश्रित श्रेणी। मतलब कोऑर्डिनेटिंग मतलब समान श्रेणी और सबऑर्डिनेटिंग मतलब आश्रित श्रेणी। तो देखो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं और इनका प्रयोग कैसे होता है, तो आप समझेंगे। इनका प्रयोग सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, मतलब सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। अभी हम पहले बात कर रहे थे कि वर्ड्स, फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस। तो क्लोज होता है वाक्यांश। क्लोज क्या होता है, वाक्यांश, मतलब वाक्य का अंश होता है, वाक्य का हिस्सा होता है। तो इनका प्रयोग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग कहाँ होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज आश्रित वाक्य को प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल मतलब मुख्य जो वाक्यांश होता है, प्रिंसिपल क्लोज जो है प्रधान वाक्यांश कहते हैं, प्रमुख कहते हैं, मुख्य भी कहते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज को जोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब सीधा सीधा यूँ है कि सबऑर्डिनेटिंग क्लोज का प्रयोग हम जहाँ करेंगे जहाँ हमें सबऑर्डिनेटिंग क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का हम प्रयोग कहाँ करेंगे, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज के साथ जोड़ना है, तो उस जगह हम इनका प्रयोग करेंगे। ये क्या कहलाते हैं, आश्रित श्रेणी के सबऑर्डिनेटिंग क्लोज जो होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, आश्रित श्रेणी के संयोजक शब्द कहलाते हैं। मतलब ये कोई भी दो वाक्य आपस में जो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं तो वहाँ पर दोनों को आपस में जोड़ने में काम आते हैं। अब देखो ये जो क्लोज है, मतलब ये जो कंजक्शन है, कौन कौन से होते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लोज कंजक्शन। एज, एज देखो वहाँ पर हमने पढ़ा था एज वेल एज, तो वो किस में था, कोऑर्डिनेटिंग में। अब एज जो अकेला एज है ये किस में आ रहा है, सबऑर्डिनेटिंग में। इसका मतलब होता है एज, क्योंकि जैसा कि ऐसे बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। तो एज बिकॉज, सिंस, इफ, दो, आल दो। हम कहते हैं यद्यपि, तथापि जो शब्द हैं, हम इसको एक एक को पढ़ेंगे, आराम से सब मीनिंग क्लियर हो जाएंगे। दैट, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, टिल और अनटिल। फिर आगे है अनलेस, वेदर, लियस्ट, एज इफ, इन केस, सो दैट, एज लॉन्ग, एज सून। देखो आपने एक बात गौर करी होगी कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ये जो कंजक्शन है ये अपने आप में कब आते हैं वाक्य के साथ, जब किसी वाक्य से इसका अर्थ पूरा होता है। और इसमें एक और डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको बताया था उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कुछ कंजक्शन ऐसे थे जिसमें पहले एक कंजक्शन का एक पार्ट आएगा, फिर बीच में दूसरा शब्द आएगा और उसका सेकंड पार्ट बाद में आएगा। तो आपको थोड़ा ये बात ध्यान रखें कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ऐसा कोई शब्द नहीं आ रहा है इसमें जो मैंने लिखे हैं कि जिसमें आपस में टुकड़े हों। जैसे इन केस जो है साथ में आएगा, सो दैट साथ में आएगा, एज लॉन्ग एज साथ में आएगा, एज सून साथ में आएगा, ये लिखे हुए। तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। तो आज हमने हमारे जो लिंकिंग डिवाइस टॉपिक जो आज हमने शुरू किया है उसके बारे में वापस थोड़ा इसको रिपीट कर लेते हैं। लिंकिंग डिवाइस क्या होते हैं, अंग्रेजी में लिंकिंग डिवाइसेज या लिंकिंग वर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं जो किन्हीं दो वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लोजेज, सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। और वो जो लिंकिंग डिवाइसेज हैं उनको हम कनेक्टिव भी कहते हैं, कंजक्शन भी कहते हैं और इधर से जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं।
और लिंकिंग वर्ड्स जो होते हैं हम उनको मतलब हमारे सीखने के हिसाब से, थोड़ा सरल भाषा में समझने के हिसाब से हम उनको दो भागों में बांट देते हैं। एक तो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मैंने अभी आपको लिखवाए हैं और फिर अभी ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लिखवाए हैं, आप इनको नोट कर लें। अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उनको एक एक को पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल्स हम सीखेंगे। हमें पता चलेगा एग्जाम्पल को सीखने के बाद, जैसे हमने बात करी भाई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो समान श्रेणी के होते हैं, तो हम वाक्य को जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की डिमांड है इसमें या फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की डिमांड है। क्योंकि वाक्य को जैसे हम पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक मांगता है, जैसे भोजन करने के बाद तुरंत सिस्टम बना हुआ है कि भोजन करने के बाद तुरंत प्यास लगेगी, अपने को पानी पीना ही है। तो ऐसे वाक्य में अगर हमें कंजक्शन की जरूरत है और वहाँ खाली जगह छूट रही है तो हम ऑटोमेटिक उसका मीनिंग पूरा करने के लिए हमारे दिमाग में आ जाएगा कि इस वाक्य में ये कंजक्शन की जरूरत पड़ रही है। तो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपने नोट कर ली, अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन को नोट कर लो। अब इसके बाद हम प्रत्येक को एक एक को इक्वल तरीके से एक एक को हम सेपरेट तरीके से हम पढ़ेंगे। तो देखिए हम सर्वप्रथम पढ़ने जा रहे हैं आइदर और का प्रयोग। आइदर और का प्रयोग क्या कहता है, ये कहता है कि जब किसी वाक्य में दो में से कोई एक के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, दो में से एक के अर्थ में, मान लो कोई दो चीज़ें हैं और उन दो में से एक को चूज करने के अर्थ में या एक को मानने के अर्थ में अपन अगर कोई कंजक्शन का प्रयोग करेंगे तो किसका करेंगे, आइदर और का। देखिए मैंने यहाँ दो सेंटेंस लिखे हैं। ये कह रहा है कि ही इज, फिर रिक्त स्थान है, इंटेलिजेंट, फिर रिक्त स्थान और ऑनेस्ट। अब इसमें हालांकि और भी सेट करे जा सकते हैं और कंजक्शन भी, पर इसको समझने के, इस कंजक्शन को समझने के लिए मैंने वाक्य लिखा है। तो ही इज आइदर, देखो आप यहाँ लिखा है ही इज आइदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट। अब इसका अर्थ क्या हुआ, ही इज आइदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट, मतलब इन दोनों में से क्या है, एक ही है। ऐसा नहीं है वो इंटेलिजेंट भी है और ऑनेस्ट भी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ही इज आइदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट, वह या तो ईमानदार है या तो बुद्धिमान है या ईमानदार है, मतलब दोनों में से एक है। आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है आइदर यू, देखो आइदर यू और यूअर टीचर, या तो तुम या तुम्हारे टीचर, ऐसा नहीं है तुम भी और तुम्हारे टीचर, ऐसा नहीं। आइदर यू और यूअर टीचर, या तो तुम या तुम्हारे जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, या तो तुम थे या तुम्हारे टीचर थे, कहाँ, क्लास में। तो देखो आइदर और इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम किन्हीं दो चीज़ों के बीच, दो चीज़ों में से एक को मानते हैं, दो में से क्या मानते हैं, एक को। और इसमें ऐसा क्लियर भी नहीं हो पाता है कि ये फर्स्ट वाला है सेकंड वाला है, दो में से कोई एक है। जैसे यहाँ ही इज आइदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट, या तो बुद्धिमान है या ईमानदार है, इसका मतलब वो बुद्धिमान और ईमानदार दोनों नहीं है। हालांकि ऐसा होता है पर ऐसा नहीं है। तो ये जब हम आइदर और को पढ़ेंगे तो इस आइदर और का एक ही अर्थ होता है कि आइदर और कनेक्टिव का प्रयोग हम जब करते हैं जब किसी दो में से एक के बारे में हम बात कर रहे हों। आगे चलें, दूसरा है नाइदर नोर। नाइदर नोर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं। देखो इसमें शब्द वही है, या एन जुड़ा है, एन को अपन मानते हैं भाई एन मतलब नेगेटिव वर्ड कर रहा है, ये इसको नेगेटिव कर रहा है। तो नाइदर और नोर मतलब दो में से कोई भी नहीं। देखो दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में यहाँ तो दो में से एक है और यहाँ दो में से एक भी नहीं है, मतलब दोनों का मीनिंग दोनों काम के नहीं है। देखो यहाँ लिखा हुआ है माय ब्रदर, रिक्त स्थान गुड, फिर रिक्त स्थान फिर वाइज। माय ब्रदर जो है नाइदर गुड, हालांकि आइदर और भी अपन लगा सकते हैं पर हम इसको सीखने के हिसाब से बता रहे हैं। नाइदर नोर, देखो क्या बन गया, माय ब्रदर नाइदर गुड नोर वाइज, मेरा भाई न तो अच्छा है और न ही बुद्धिमान है। वाइज मतलब बुद्धि से प्रखर बुद्धि है। तो दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में ये क्या है, ऐसे होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, मेरा भाई बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट भी गुड भी है और वाइज भी है, पर आप इस चीज़ को नहीं समझे। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया माय ब्रदर नाइदर गुड नोर वाइज। हम इसको ये से भी सेट करते हैं माय ब्रदर आइदर गुड और वाइज, या तो मेरा भाई अच्छा है या मेरा भाई क्या है, वाइज है। पर हम इसको कंजक्शन को सीखने के हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल इसमें यूज ले सकते हैं। आगे चलें, यहाँ लिखा है नाइदर राहुल, क्या लिखा है, नाइदर राहुल नो रघु वाज प्लेइंग, न तो राहुल खेल रहा है और न ही रघु खेल रहा है, मतलब दोनों में से कोई नहीं खेल रहे हैं। जब मैं ग्राउंड में गया मैंने देखा कि नाइदर राहुल नो रघु,
वाज प्लेइंग हियर। तो दोनों कहाँ गए? तो जब हम दोनों में से एक भी नहीं हो, कोई भी नहीं हो, उसके अर्थ में हम क्या करते हैं? नाइदर नोर का प्रयोग करते हैं। तो अभी हमने सीखा आइदर और जब दो में से एक हो, नाइदर नोर जब दो में से कोई भी नहीं हो। अब आ रहा है नीचे बोथ एंड। बोथ एंड का मतलब होता है और भी, मतलब कोई भी दो चीज़ें होती है दोनों को मानते हैं। देखो बोथ एंड, इसका और भी के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ मैंने नाम लिखा है कृष्णा। क्या नाम लिखा है? कृष्णा इज बोथ टाल एंड ब्यूटीफुल। देखो कृष्णा इज बोथ टाल एंड ब्यूटीफुल। कृष्णा क्या है? टाल भी है, टाल मतलब थोड़ी लंबाई में ठीक ठाक है, कद सही है, एंड ब्यूटीफुल और वो सुंदर भी है। तो देखो दोनों चीज़ें हैं, यहाँ दोनों नहीं थी, यहाँ दो में से एक थी और यहाँ दोनों आ रही है। तो कृष्णा इज बोथ टाल एंड ब्यूटीफुल। कृष्णा जो है वो लंबी भी है और सुंदर भी है। तो और भी किस क्या अर्थ निकलता है? और भी। कृष्णा लंबी और सुंदर भी है। आगे देखो, बोथ राम एंड श्याम। बोथ राम एंड श्याम, राम और श्याम भी, मतलब दोनों आर रीडिंग इंग्लिश। राम और श्याम भी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और थोड़ी बताना चाह रहा हूँ एक्स्ट्रा, कि बोथ राम एंड श्याम, जब भी बोथ एंड से दो नाउन या प्रोनाउन फर्स्ट में जुड़े हों तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो क्या आती है? प्लूरल आती है। इस बात का हम पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे? SVC में बताया था कल, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, उसमें पढ़ेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे। तो देखो बोथ एंड का प्रयोग जब दोनों चीज़ों को सम्मिलित करना हो तब बोथ एंड का प्रयोग करते हैं। जब दोनों में से किसी को सम्मिलित नहीं करना हो तब नाइदर नोर को पढ़ते हैं। और दो में से एक को अपने को इंक्लूड करना है, कोई सी भी दो में से एक, तो वहाँ पर हम आइदर और का प्रयोग करेंगे। तो आज के लिए मेरे हिसाब से समय की थोड़ी कमी होते हुए हम यहीं अपना इसको स्टॉप करेंगे। आगे फिर इवनिंग को या मॉर्निंग को पढ़ेंगे। तो देखो आज हमने लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में चर्चा शुरू करी। लिंकिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, इनको किस अलग अलग नामों से जाना जाता है। लिंकिंग वर्ड्स या लिंकिंग डिवाइस जो होते हैं उनको हमने कैटेगराइज किया है कि ये दो तरह से प्रयोग में ले सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग क्या होते हैं? समान श्रेणी के वाक्यों को इक्वल रैंक के वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंस, क्लोज को आपस में जोड़ने के लिए जो काम आते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? जो किसी सबऑर्डिनेट क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज से हम जोड़ते हैं तो वहाँ पर जो वर्ड्स काम में आते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज कहलाते हैं। और जिसमें हमने आज अभी शुरू किया है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में से आइदर और, नाइदर नोर, बोथ एंड। मैंने आपको फॉर एग्जांपल दो सेंटेंस बताए हैं। आप कहीं से भी आपके पास जो मटेरियल है उसमें से प्रैक्टिस कीजिए, वाक्य को ढूंढिए, आप पढ़िए। किताबें जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो बुक्स होती हैं उनको पढ़िए। जहाँ भी आपको इस तरीके के सेंटेंस लगते हैं उनको अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि रीडिंग इंग्लिश में प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने सुना होगा, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने ही आप उस चीज़ के क्या हो जाएंगे? परफेक्ट पर्सन बन जाएंगे। तो आप इनको रीडिंग कीजिए, जैसे टाइम मिलता है कभी 4 लाइनें पढ़ लो, उसमें अंडरलाइन कर लो आइदर और कहाँ आ रहा है, नाइदर नोर कहाँ आ रहा है, बोथ एंड कहाँ आ रहा है। तो जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे गुरु ने यही कहा है कि जितनी आप पढ़ोगे मटेरियल, इधर उधर का मटेरियल पढ़ोगे, रीडिंग ज़्यादा फोकस करोगे तो रीडिंग से आप क्या है इसमें ज़्यादा मजबूती बना सकते हैं। ओके, आज की क्लास के लिए थैंक यू। जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, बाय।